सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, नंदन, अभिनंदन करता हूं कि वो आज हमारे यहाँ हमारी इस PDMM गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं और आगे भी उम्मीद करूंगा कि हमेशा हम लोगों को आप इसी तरह सहयोग और समर्थन करते रहेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा यह है कि हम लोगों ने यहाँ जो उम्मीदवार कैंडिडेट दिल्ली में खड़े किए हैं, तो एक तो हम लोगों को, क्योंकि किसी भी दल, किसी भी संगठन, किसी भी दल या राजनीतिक पार्टी का एक चेहरा होता है मुख्यमंत्री उम्मीदवार का, तो उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। दूसरा, हमारी सभी विधानसभाओं में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, इसी विधानसभा में जो बराबर में मेरे बैठे हैं एडवोकेट डिबलू सिंह मुंडन, एडवोकेट जो इंकलाब विकास दल के सिंबल पे PDMM गठबंधन का हिस्सा है, इंकलाब विकास दल, उसके सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका को भी इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रखा गया है कि ताकि यहाँ की जो जनमानस है, आपके द्वारा, जो TV चैनल के द्वारा आपके लोगों पे अधिक से अधिक आपके माध्यम से इनकी आवाज़ और बात जा सके, क्योंकि चुनाव का अब समय ज़्यादा नहीं रहा है, वोटिंग का बहुत कम समय है। तो इसलिए यहाँ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इसमें हमारे साथ में शाहिद भैया और इंकलाब विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाथू सिंह गुजर बैठे हुए हैं और जो सतीश चंद्र बंजारा जी, इलियास खान जी झारखंड से आए हुए हैं, वो भी इसमें चूँकि चुनाव प्रचार में आए हैं। शीशपाल शर्मा जी, श्री शर्मा जी, हाँ, आज़ाद जी, गब्बर सिंह कपासिया जी और राजेश कुमार हिंडोनिया जी, जो अल्पसंख्यक मोर्चा इंकलाब विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सरपंच जयेंद्र सिंह सरपंच जो मुरैना से आए हुए हैं, वो भी यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों का मुख्य एजेंडा यह है कि भारत की राजनीति में बदलाव की आवश्यकता है और वो बदलाव अब पिछड़ा दलित मुस्लिम मोर्चा हम लोगों का है। इसके माध्यम से हम बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली के बाद में उत्तर प्रदेश में भी बड़ा रण होगा और जनता के हितों के मुद्दों की बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दिल्ली की कंडीशन ये है, और दिल्ली नहीं, पूरे भारत की कंडीशन है, पूरे भारत के अन्य स्टेटों की कंडीशन ये है कि वोट जो परसेंटेज है वो घट रहा है। वोट परसेंटेज पे कोई भी राजनीतिक दल या मीडिया काम नहीं कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 50% वोट हो रहा है। 50% में 20% जो वोटर्स है उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो कुछ परिस्थितियों के कारण वोट नहीं डाल पाता, कुछ बाहर होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट करते ही नहीं हैं। लेकिन 30% ऐसा वोटर्स है जो इन भारत की राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल पूरी तरह से त्रस्त है और इनको वोट करना नहीं चाहता है। उसी 30% को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में वो एजेंडा नहीं है जो एजेंडा हमारे पास है 30% को जोड़ने का। भाई 30% के बाद में अगर 10% हम और लाने में कामयाब रहे तो पूरे भारत में PDMM गठबंधन राजनीति करेगा, क्योंकि 40 और 38% पे विधायक और MP चुने जाते हैं। रहा सवाल केजरीवाल जी का, तो केजरीवाल जी आज राजनीति में के नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। राजनीति में बड़े बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि आज नॉन पॉलिटिकल जो लोग हैं, गैर राजनीतिक लोग भारत की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। पहले अनुभवी लोगों को राजनीति में पदार्पण होता था, वो लोग समाज के लिए वो नीतियाँ लाते थे जो समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उस नीतियों का लाभ मिलता था। आज इस देश को डिजिटल इंडिया की आवश्यकता नहीं है। कुंभ मेले में जो लोग मर रहे हैं, कुंभ मेले में से जो लोग ट्रेनों में लौट रहे हैं, उनको जनरल अच्छे डिब्बों की आवश्यकता है कि कम से कम वो सही से बैठ के तो आ जाएं। केजरीवाल जी के विषय में मैं कई बार कह चुका हूं कि केजरीवाल जी का बैकग्राउंड RSS का रहा है। केजरीवाल जी अन्ना हजारे के आंदोलन और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और भारत के समस्त जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए संजय सिंह और उनके जो प्रवक्ता आए दिन कहते रहते हैं, हमने उनसे सवाल भी किया है कि भैया जो जिस जन लोकपाल बिल पर आप जिंदे हुए थे, आज वो जन लोकपाल बिल आपके यहाँ से गायब हो गया, तो कम से कम अपने बाप को तो याद रखिए। जिस जन लोकपाल बिल ने आपको सत्ता पर काबिज किया है, उस जन लोकपाल बिल को आप भूल गए, तो वो कहाँ है? तो इसलिए केजरीवाल जी का जो विकास की कंडीशन है, वो अभी पीछे बारिश हुई थी,
उससे आपको पता लगा होगा। दूसरा, किसी भी प्रदेश को चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है, और यह जो झूठे प्रलोभन और लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं उनको कि हम लोग जो है 2500 और 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, तो ये हमारे जो गरीब जनता है, जो कुछ कम पढ़ी लिखी जनता है, उसको मानसिक गुलाम बनाने की पूरी तरह से इन लोगों की साजिश है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि इन मानसिक गुलामी से बचें, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और संविधान हमें अनुमति देता है इसके लिए कि जो शासक हम चुनते हैं, जो प्रतिनिधि हम चुनते हैं, वो हमारे अधिकारों की और आम जनता की कसौटियों पर खरा उतरे। गुजरात के आरोपी इस देश पे सत्ता पे काबिज हैं, तो और किस प्रकार से है वो आपको सभी पता है, क्योंकि अम्बेडकरवादी आप भी और मैं भी हैं, तो इस बीमारी को आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ सिस्टम में खराबी है, और राष्ट्रवाद का नारा देना, जो इनका भारतीय जनता पार्टी का खोखला नारा है राष्ट्रवाद का, इसको अब जनता नकारेगी। और ये जो इन्होंने किया है, अभी कुंभ की आप स्थिति देख लीजिए, तो हम लोगों जो इनकी क्या कार्यशैली रही है, इनका मामला क्या है। सावरकर जी के अनुयायी हैं। इन लोगों ने देश में जाति धर्म के नाम पे समाज को बांटने का कार्य किया है और समाज में तुष्टीकरण की राजनीति की है। ये जाति और धर्म किसी मठ और मंदिर, क्योंकि हम मठ और मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग लोकतंत्र की राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र के हितों की राजनीति कर रहे हैं, आम जनता के अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों के द्वारा जो इन्होंने देश में को विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं। आप देखिए मुस्लिमों ने कितना अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस दिया है कुंभ में। इनके पास व्यवस्था नहीं थी, उन लोगों ने वहाँ खाना भी दिया है लोगों को, तो उनके बहन बेटियों के पास में जिनके कपड़े नहीं थे उनको कपड़ा भी उन्होंने उपलब्ध कराया है। तो ये अब जो है इनका चलने वाला नहीं है। आगामी 2029 में और 2025 में ये जो चुनाव दिल्ली का हो रहा है, ये ऐतिहासिक चुनाव है। सत्ता का गलत इस्तेमाल करके अगर ये सत्ता प्राप्त कर ले तो ये कोई लोकतंत्र के मायने नहीं है, लोकतंत्र की हत्या होगी। छोटी मोटी जो भी पार्टियां हैं, जैसे आपकी पार्टी है, ये सब वोट कटवा है, वोट काटेंगे और चले जाएंगे, इनको कुछ नहीं होगा। नहीं, वोट कटवा पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी भी थी। भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में 2000 के बाद में उदय हुआ है। उससे पहले कोई इनका कहीं कोई नाम नहीं था। तो जब हम मान लिया खिलाड़ी मैदान में नहीं आएगा तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक कैसे प्राप्त करेगा। तो ये भाषा शैली जो है लोकतंत्र में किसी इनके बाप की जागीर है क्या। जो और लोग सब जो जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, वो सभी लोग जो है उस व्यवस्था को और उससे त्रस्त आ गए हैं। तो इसलिए इन राजनीति करने का सबको अधिकार है। वोट कटवा कोई पार्टी नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन से कोई पार्टी अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा के या परमिशन लेके या मान्यता प्राप्त होकर जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रख रही है और चुनाव लड़ रही है, तो उसमें वोट कटवा कहाँ से आ गया। संवैधानिक अधिकार आपका भी है इस देश में और मेरा भी है। तो ये भाषा शैली तो गैर राजनीतिक लोगों की भाषा है। और आप सब जिम्मेदार साथियों, मैं ताजुब इस बात का मान रहा हूँ कि गांव गरीब, खेत खलियान, किसान, मजदूर, जो आम जनता के बीच से निकल के लोग आते थे, उनको आज राजनीति से अलग किया जा रहा है। जो लोग वहाँ से फर्जी पट्टे लेकर आ रहे हैं आपके अदर स्टेटों से, आपका पूना से, कहीं और दूसरे स्टेटों से, इंस्टीट्यूटों से, तो उन लोगों को बैठे सभी राजनीतिक पार्टियों के यहाँ वो लोग बैठा रखे हैं, वो जो मैप दे देंगे उसी पे लोग करते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी 40% भारत गुलाम है। तो इस प्रकार की मानसिकता को हम लोग दिल्ली में, हम लोगों का ऐसा कोई मामला नहीं है हम किसी पार्टी के या किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हम तो आम जनता के हितों के लिए भारत की राजनीति में PDMM गठबंधन का उदय करना चाहते हैं और उसी के माध्यम से एक बड़ा विकल्प देना चाहते हैं, ताकि जनता, अब से पहले देश में हुआ भी है, अब से पहले देश में कांग्रेस के अलावा जितने भी दलों का उदय हुआ, भले चाहे वो जनता दल रहा हो, भले चाहे वो समाजवादी जनता पार्टी रही हो, भले चाहे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी रहे हों, तो 93 के इलेक्शन में जब ये चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश में, तो उस समय पे जो बड़े दल थे इनसे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से, तो वो भी यही कहते होंगे कि वोट कटवा पार्टियां हैं। वोट कटवा कोई पार्टी नहीं है। पार्टी अपने अधिकार के लिए चुनाव लड़ रही है। अपनी राजनीति की तिलांजलि पार्टी क्यों देंगी इन लोगों के लिए। तो इस प्रकार की जो भाषा है वो गैर राजनीतिक भाषा है। वोट कटवा कोई नहीं है। लोकतंत्र में सभी लोगों का अधिकार है और सब लोग समतंत्र है। चुनाव लड़ना चाहिए सभी को। चुनावी माहौल चल रहा है, हर पार्टी जो है अपना मैनिफेस्टो रखती है, अपने वायदे रखती है। आपका क्या वायदा है, आपका क्या मैनिफेस्टो है? हमारा मैनिफेस्टो ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हमारा मैनिफेस्टो इनकी तरह नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। अगर हम लोगों को दिल्ली की जनता जनमत देती है और जो हमारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत के आते हैं,
तो निश्चित तौर से हम जो है इन चीज़ों पे काम करेंगे, क्योंकि सबसे आवश्यक चीज़ है रोज़गार। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो आपका परिवार का संचालन भी बहुत अच्छे तरीक़ा से आगे चल के होगा। अगर आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई और आप राशन के ऊपर बैठे रहे, सरकार कभी भी अपनी पॉलिसी बदल सकती है। तो वो पेंशन या तनख्वाह 2100 और 3100 जो देंगे इन्हें का ये वादा कर रहे हैं, वो इनमें मानसिकता चेंज हो गई। जैसे 15 लाख रुपए का वादा इन्होंने देश की जनता से किया था कि हम 15 लाख रुपए सबके खातों में भेजेंगे। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो आज वर्तमान में कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने लाडली बहन योजना चालू की। तो ये हो क्या रहा है? आखिरकार आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूँ, 28 साल का राजनीतिक अनुभव है मेरा, विभिन्न राजनीतिक दलों और संवैधानिक पदों पर रहा हूँ, कि आप लोग भी ऐसी विचारधारा और मानसिकताओं का पूरी तरह खंडन करें। देश को बर्बाद और तबाह करने वाली कंडीशन है। केजरीवाल की 10 से 12 साल की जो अभी सरकार चली है, इसमें आपको क्या कमी लगी जो आपको मैदान में आना पड़ा? नहीं, मैदान में तो हम लोग बहुत पहले से हैं। केजरीवाल जी दिल्ली की में जो आप हाँ, दिल्ली में केजरीवाल जी की जो कमी है, वो सबसे बड़ी कमी है कि पिछड़ा दलित और मुसलमानों को राजनीतिक सम्मान जो उनको देना चाहिए था वो नहीं दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और दूसरा रहा सवाल विकास की, तो विकास का जो मॉडल है उनका, वो मॉडल पूरी 5 सालों में, पिछले 10 सालों में यहाँ की जनता ने, जो बुद्धिजीवी जनता है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीक़ा से देखा। उनका कोई विकास का मॉडल नहीं है और विकास के मॉडल के लिए और बहुत सारी नीतियाँ लागू हो सकती है। ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ बहुत सारे कुटीर उद्योगों की स्थापना भी हो सकती है। दिल्ली में जो यमुना का इलाका खाली पड़ा है, वहाँ भी छोटे उद्योगों का वो हो सकता है। लेकिन उन्होंने झुग्गी झोपड़ी और छोटे लोगों को प्रलोभन और लालच तो दिए, लेकिन उनके पूर्ण रूप से जो उनका अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए कि उनको कुटीर उद्योग लगवा दिए जाए, उनके और कोई कार्य करा दिए जाए, इस प्रकार का नहीं किया। तो ये मैं समझता हूँ कि देश का और प्रदेश का जो सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो राजा होता है, क्योंकि सब टोटल चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। अब उनके हाथ में जब सब चीज़ें हैं, पैसा है, राजस्व जो प्रदेश सरकार से यहाँ की जो जनता टैक्स दे रही है, यहाँ की जनता जो जीएसटी दे रही है, हालांकि हो सकता है जीएसटी सेंटर में जाती हो, लेकिन जो यहाँ की जनता का लोकल जो उसमें पैसा जा रहा है वो तो इन्हीं के पास जा रहा है। तो उसका अधिकार नहीं है। इस प्रकार से आप पानी की तरह बहाओगे। जनता भावुक है, जनता की भावनात्मक विचारधारा के साथ में खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं। अगर विकास का कोई मॉडल होता तो आज ये दिल्ली में इस प्रकार की कंडीशन नहीं होती। मैं समझता हूं कि अब की बार दिल्ली में बहुत खराब स्थिति भी आम आदमी पार्टी की होने जा रही है। अंतिम सवाल लेके मैं इस बात को खत्म करूंगा और मैं कोशिश करता हूं कि इसका सवाल का जवाब हमारे उम्मीदवार एडवोकेट डब्ल्यू साहब दें। अभी हाल फिलहाल में जो है अमृतसर में बाबा साहब की प्रतिमा पर प्रहार हुआ है, आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट डब्ल्यू सिंह मुंडन है और मैं पटपड़गंज विधानसभा जो 57 नंबर है उससे उम्मीदवार हूँ और मैं कड़कड़ डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरा कहने का जो सबसे बड़ा तात्पर्य है, और अब उससे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो पत्रकार बंधु आए, क्योंकि आप जो लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, आपके बिना जो आम जनता की आवाज़ है वो नहीं पहुंचाई जा सकती। हाँ, चलो कंटिन्यू चलो। तो आपके माध्यम से मैं अपनी पटपड़गंज की जो हमारी जनता है और भोली भाली जनता उसको बताना चाहता हूँ कि अब दिल्ली में बदलाव चाह रही है जनता, और दिल्ली में बदलाव आना भी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी ये भ्रष्टाचार खत्म करना आई थी, वो भ्रष्टाचार के जो बेट चढ़ गई और दिल्ली में चारों तरफ कूड़े के ढेर हैं और घरों के सामने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और दिल्ली में तीन इतने बड़े कूड़े के ढेर हैं कि वो जो पिछली सरकारें आई हैं वो ढेर वहीं पर लगा चली गई। ये सबसे पहले गाजीपुर का ढेर है और ओखला वाला ढेर है एक लगा हुआ, जो मलबे का ढेर लगा पड़ा कूड़े का, और ये आज़ादपुर मंडी के पास में एक। तो मैं जो हमारी पटपड़गंज की विधानसभा की जो जनता है उससे अपील करता हूँ कि मेरा 9वें नंबर का बटन है जो ईवीएम में दिया गया है, और मेरा छड़ी का निशान है, तो उस पर ही मुझे वोट करें। और दूसरी बात कि जो हमारा पीडीएम गठबंधन है और इंकलाब विकास दल पार्टी जो मुझे समर्थन कर रही है, मैं इनका हार्दिक
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात कि हमारे गठबंधन में जो 12 उम्मीदवार हैं जो दिल्ली में लड़ रहे हैं, वो सब एक ही विचारधारा के हैं, और जो हमारी विचारधारा है वो 86% की है, क्योंकि हम लोग 86% हैं और हमें जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और 15% लोग जो हैं वो सत्ता पे काबिज हैं। सवाल और का जवाब दीजिए ना सर, जो सवाल पूछा गया है। उसे मुझे मैं पूछ लीजिए। अभी आ रहा हूँ मैं आपके मुद्दे पे ही। जो वहाँ पे हुआ है, अमृतसर। जो चंडीगढ़ में मूर्ति गिराई गई है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान लिख करके गए हैं, वो अगर ये जो मूर्ति गिराने वाले हैं उनके नाम FIR दर्ज हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। संजय भाई आप बोलिए। पीडीएम गठबंधन को अगर पिछड़े दलित और मुसलमान समर्थन देते तो बाबा साहब की नीतियों का प्रदेश में लागू की जाएंगी, और जो सामंतवादी और नकारात्मक विचारधारा के लोग हैं उनको किसी भी कीमत पर बाबा साहब के अपमान को नहीं बर्दाश्त करेंगे हम लोग। और बाबा साहब किसी एक समाज, एक बिरादरी या एक धर्म के नहीं है, वो पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के बाबा साहब हैं। निश्चित तौर से जो विषैली मानसिकता और घटिया विचारधारा के लोग हैं वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसके लिए पूरी तरह से शासन और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं पीडीएम गठबंधन का प्रमुख होने के नाते, भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस घटना की कड़े शब्दों में आपके माध्यम से निंदा करता हूँ।